हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। सो एज आपका प्रीलिम्स एकदम पास में आने वाला है, सो नाउ दैट आवर प्रीलिम्स इज नियर, सो वी विल बी स्टार्टिंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग विथ पॉलिटी एंड देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स सम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ज्योग्राफी का ऑलरेडी मनीषा मैम आपको करवा ही रही हैं, ठीक है. तो आज जो है टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज. आज वी विल बी सीइंग 10 questions. Okay, we will be seeing 10 questions of polity that can be expected from you people, right? That can be expected from you people. तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो आपसे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, that is your making of the constitution and the constituent assembly, right? So from that today we will be discussing certain questions. जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपके RAS के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स दैट, व्हाट डज द क्वेश्चन स्टेट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ये हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. Now, the statement first says that the allocation of seats to British provinces was completed based on a strict quota of 1 seat for every 10 lakh individuals. क्या बोल रहा है ये कि भैया जो एलोकेशन हुआ था सीटों का, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट उन्होंने दी थी. मतलब इन 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. सो येस, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यही उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया था. सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं. द प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स वर चोजन थ्रू डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द सिटीजन्स रिजाइडिंग विद इन दोज एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज. तो क्या जो लोग उस असेंबली में जाकर बैठे थे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से चूज किए गए थे? नो, दे वर चोजन इनडायरेक्टली. दे वर चोजन व्हाट? इनडायरेक्टली उनको चूज किया गया था. येस और नो? इनडायरेक्टली उनका चूज किया गया था. उनको किसने उनको इलेक्ट किया था? दे वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. येस और नो? उन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इनको चूज करके भेजा था. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कौन सा वोट था उनका? विच वोट वॉज देयर? इट वॉज योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. किसके बेसिस के ऊपर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज के लोगों ने इनको इलेक्ट किया था बाय द मीन्स ऑफ व्हाट? बाय द मीन्स ऑफ योर proportional representation by single transferable vote. समझ में आ गई बात? तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है? सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है यहाँ पर. ठीक है. अब the overall strength of the assembly stood reduced to 299 following the implementation of Mountbatten plan. अब Mountbatten plan आया था आपका, ठीक है. उसके बाद में क्या हो गया था? there was a partition. ठीक है, पार्टीशन जब हुआ तो many people from the Muslim League they went to Pakistan, right? तो जो असेंबली का स्ट्रेंथ था ऑफ 389 से ये किसके ऊपर आ गए? 389 से ये गिर के क्या हो गया? 299 ये रह गया, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स अगर करेक्ट हैं, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक, तो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी होगी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, बट when it comes to questions, these kind of statements they trick you. तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके ही एक्चुअल हमारी तैयारी का पता चलेगा. चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से.
arrange the following major milestones of Indian constitution making process in their precise chronological order from the earliest to the latest. समझ में आ रही है बात? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके अंदर क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो रहा था, ठीक है। चारों हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। द पासिंग एंड यूनानिमस अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। नाउ अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है, देखो हम लोग सीख रहे हैं कैसे आंसर हम लोग कर सकते हैं, नहीं भी इसका आंसर आता है तो ये अपॉइंटमेंट होगा, ये सब चीज़ें होंगी, ये कब होंगी? जब एक प्रॉपर कमेटी की बैठक होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन, राइट? येस और नो, येस और नो, राइट? चलो, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? December 9, 1946। व्हेन वाज दिस टुक प्लेस? December 9, 1946। मेरी जो पॉलिटी की क्लासेस हैं उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करी हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या उसका प्रोसेस था, फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, फाइनल कब हुआ, कब हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, कब कैसी चीज़ें हुई, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड वेरी एक्सटेंसिवली। सो यू कैन जस्ट गो ऑन आवर चैनल, यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ पॉलिटी फ्रॉम माई साइड एंड आई आस्क माई टीम टू मेक अ सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ इट सो दैट वो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो जाए, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। चलो, सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 3, राइट। सो जहाँ पर 3 फर्स्ट पे नहीं है उन 2 ऑप्शंस को काट दो, ये 2 ऑप्शंस हमारे कट हो गए। अब क्या बचे यहाँ पर? 50-50 चांस बचा हमारे पास में, ठीक है। क्या बचा हमारे पास में? एक 50-50 चांस बचा है, ठीक। नाउ अब इन 3 स्टेटमेंट्स में से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट होगी उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो 1947 के अंदर ही हो रही हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट, ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो 1947 के अंदर ही हो रही हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगर पता होगा तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन December 13, 1946। कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको? December 13, 1946। बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यूनानिमस अडॉप्शन। क्या पूछ रहा है कि भाई पूरी असेंबली ने उसको यूनानिमसली अडॉप्ट कब किया था, उसको अप्रूव कब किया था? सो दैट वाज डन इन January 1947। कब अडॉप्ट किया था इन्होंने? January 1947। बट इवन इफ अगर आप सिर्फ अडॉप्शन की ही बात देख रहे हो, इंट्रोडक्शन की भी बात देखते हो और इसको अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को आप क्रोनोलॉजी में डालते हो, सो देन ऑल्सो योर आंसर विल बी राइट, ठीक है। सबसे पहले आपकी फॉर्मल मीटिंग हुई, उसके बाद में यूनानिमसली इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। सो 3 के बाद में 2, आफ्टर दैट आपकी एडवाइजरी कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एंड एट द एंड ऑफ इट योर ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड दिस वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो इस तरीके के एब्सर्ड स्टेटमेंट्स आपके सामने आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर देम। और यहाँ पर ना आपका थोड़ा सा लॉजिक लगता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप विथ कॉन्फिडेंस लॉजिक लगा देते हो तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोल रहा है। मैच लिस्ट 1 कमिटीज विथ लिस्ट 2 देयर रिस्पेक्टिव chairpersons। दिस क्वेश्चन इज 110 टाइम्स रिपीटेड, ठीक है। बहुत बार जो है इसको रिपीट किया जाता है। एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ओके।
चलो देख लेते हैं कौन कौन सी कमिटीज़ हैं. कमिटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस ऑफ द असेंबली एंड योर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. अब क्योंकि पहले आपसे बहुत इजी कमिटीज़ पूछी जाती थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, सो नाउ देयर कैन बी चांसेस कि आपसे इस तरीके के थोड़े से न्यूएंसेस जो है वो लोग पूछ लें, राइट. सो आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन चेयर करता था? इट वॉज चेयर्ड बाय योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट. येस और नो? रूल्स के ऊपर जो कमेटी थी वो कौन चेयर करता था? इट वॉज चेयर्ड बाय योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो ए का आंसर क्या होगा? ए का आंसर होगा 2. 2 ऑप्शंस हमने काट दिए जिसके अंदर ए का आंसर 2 नहीं है, ठीक है. देन वी कम टू योर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. अब आप लोगों को पता होना चाहिए दैट जवाहरलाल नेहरू ही हैड वेरियस पोर्टफोलियोज, जिसके अंदर से एक उनके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी वो चेयरमैन थे, ठीक है. सो बी का क्या होगा आपका? 4. बी का 4 यहाँ पर है. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमने, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो हमने फिगर आउट कर लिया. नाउ कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली. कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली वाज चेयर्ड बाय योर जीवी मावलंकर. आफ्टर दैट योर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज चेयर्ड बाय योर सरदार वल्लभ भाई पटेल. जहाँ पर भी यूनाइटिंग की बात आती है, प्रोविंसेस की बात आती है, सरदार पटेल को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है. I understood everyone because this was his major role in the after our independent India, ठीक है. इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं फटाफट से. Who among the following national leaders was not an official member of the 7-member drafting committee appointed by the Constituent Assembly? So basically आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर 7 मेंबर्स थे, ठीक. इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन से आपको शॉक बिल्कुल भी नहीं होना है. ये आएंगे ही आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है. तो ये जो 7 मेंबर्स कमेटी थी, इसके अंदर आपके कौन कौन लोग थे? तो सबसे पहले आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, येस ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट. डॉक्टर KM मुंशी, येस ही वॉज द पार्ट ऑफ इट. मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, yes he was the part of it. H.C. Mukherjee, no, he was not the part of the drafting committee, ठीक है. He was what? He was the one of the vice presidents of the Constituent Assembly, ठीक है. V.T. कृष्णमाचारी के साथ में ये कौन थे? He was the vice president of the Constituent Assembly. He was not a part of the drafting committee, ठीक. ड्राफ्टिंग कमेटी के 3 मेंबर्स तो ये हो गए. इनके चेयरपर्सन कौन थे आपके? डॉक्टर BR अंबेडकर, राइट. कौन होगा इनके चेयरपर्सन? डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है. उसके अलावा और कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, राइट. और कौन थे आपके? माधव राव थे और TT कृष्णमाचारी थे, ठीक है. तो these 7 people were the part of your constituent drafting committee of the Constituent Assembly. H.C. Mukherjee was not. So जब आप Constituent Assembly पढ़ते हो, जब आप इन committees के बारे में पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो. Who was the first president? Who was the first elected president? ठीक है. एक तो थे जो ऑटोमेटिकली बन गए थे, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा, राइट. And then there was this elected president first, that was your राजेंद्र प्रसाद of the Constituent Assembly, ठीक है. तो इस तरीके से इन फैक्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ के पढ़ा करो rather than रट्टा मार के, so that आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो. 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का. Which of the following functions were performed by the Constituent Assembly of India in addition to its primary task of drafting the text of the Constitution? अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस बहुत बाद में हुए थे, yes or no? Elections were held very much after and before that आपकी जो Constituent Assembly थी, it had to do all the other functions as well, right? It had to do all the other functions as well. At times it met as the Legislative Assembly as well, yes or no? Legislative functions के लिए भी वो it was constituted, right? So
Other than drafting the constitution, the Constituent Assembly also did some other works. कौन कौन से इनमें से हैं वो काम जो उन्होंने करे हैं, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. It ratified India's membership in the Commonwealth of Nations in May 1949. Absolutely correct statement. ठीक है. कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया की पोजीशन को रेटिफाई किया था इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है. इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो इंडिया को रेटिफाई किया था. ठीक. चलो now let us come to the next thing. It officially adopted the national anthem and national song on January 26, 1950. Yes, it definitely adopted the national anthem and national song, right? But the date was not January 26, 1950. It was the date when it held its final session. कब था उनका final session? Your January 24, 1950. So these kind of questions or statements are the trap statements. क्या होती हैं ये? These are the trap statements जो आपको trap कर लेती हैं. ठीक है. तो इन statement से हमको बचना है. तो second आपका जो statement है वो wrong हो गया. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. Absolutely correct. Absolutely correct. थोड़ा सा भी अगर लॉजिक कॉमन सेंस लगाएगा कोई भी बच्चा तो वो क्या सोचेगा कि भैया उसका फाइनल सेशन ही 24 को हुआ है तो वो 26 को कैसे करेगा ये फंक्शन परफॉर्म. जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी, राइट. सो इफ देयर आर डेट्स गिवन देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद द डेट्स. ठीक. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 3 ओनली. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू पीपल. आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरीके से स्टेटमेंट्स का ट्रैप होता है, किस तरीके से स्टेटमेंट्स आपको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं. फॉर टुडे वी विल एंड हेयर ओनली. अभी आज के लिए आपके लिए इतना फैदम करना इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट. तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, दिमाग को खोलना स्टार्ट कर दो. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल, और वो बात ये है कि हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम धीरे धीरे करके सारे सॉल्व करेंगे. बट for now if you need to really practice some good questions like quality questions जैसे अभी हमने डिस्कस करे, trap questions, statement, match the following, assertion and reason type questions, तो आप लोग क्या कर सकते हो, we are offering a pass. ठीक है. 399 रुपीज़ 399 रुपीज़ के अंदर आपको पास मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. 12 महीने उसकी वैलिडिटी रहने वाली है. उसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड ऑफ करंट अफेयर्स अलग से, राइट. सो दैट कैन बी समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. एंड इफ यू वांट इट फॉर प्री एंड मीन्स बोथ, सो फॉर 799 रुपीज़ यू कैन गेट द पास प्रो ऑफ प्री एंड मीन्स बोथ. ठीक. चल गया. एक तो बात हो गई ये. दूसरी बात हम जो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं वो ये है कि भाई अब आपका प्रीलिम्स आने वाला है पास में, राइट. अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत क्वेरीज हैं, सो एज टू कैसे उनको चीज़ें प्रिपेयर करनी है. सो फॉर दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑन 21 जून. 21 जून को हमारे सेंटर के ऊपर हम लोग सेमिनार करने वाले हैं. यू कैन go on the link which is there in the description box or you can call on the number which is there in the comment section. You can register yourself for that seminar. उस सेमिनार के अंदर आपको जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं फॉर योर वर्ड फॉर योर एग्जाम, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड रिविजन स्ट्रैटेजीज, PYQ डिस्कशंस एंड ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द अपकमिंग प्रेपरेशन. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, for everything you will be having a discussion. Okay, so register yourself and get all the doubts that are there in your head cleared by us. ठीक है. चलो, so with that we'll end today's session. हम लोग फिर से next session के अंदर मिलेंगे. We will discuss certain other questions. Till then, keep studying hard, keep working hard. All the very best and thank you so much.